अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उचित बढ़वार हेतु टमाटर की फसल में की जाने वाली जरूरी कार्य। भूजल स्तर में सुधार के लिए कैसे करें नलकूपों का पुनः भरण। नया फल बाग स्थापन करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय पुष्पन एवं फलन अवस्था पर है और फसल की इन अवस्था पर इसमें कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है, जैसे फसल की उचित बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर उन्हें अच्छी उपज की भी प्राप्ति हो सके। तो टमाटर की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। टमाटर एक जो कि हमारे किसान भाइयों की सबसे ज्यादा उगाने वाली फसल है और टमाटर सब्जी वर्गीय फसलों में महत्वपूर्ण फसल के रूप में हमारे किसान भाई उगाते हैं। चूंकि इस वक्त वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति है और इस समय कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। किसान भाइयों, टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से तो मुक्त करना ही है, साथ ही साथ टमाटर में उचित सिंचाई प्रबंध तथा नाइट्रोजन का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। तो अब कैसे करें इन प्रबंधनों को, आइए जानते हैं। टमाटर की जब भी हम खेती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत की साफ सफाई अच्छी तरीके से की जाए, खरपतवारों का नियंत्रण करें और खेत के आसपास जो भी हमारी मेड़ है या जो खेत के आसपास की जगह है उसमें किसी प्रकार के खरपतवार या कचरा वगैरह की समस्या ना हो। नहीं तो आपको जो दूसरे जो कीट व्याधियां हैं उनको रहने के लिए स्थान मिलेगा और वही आने वाले समय में आपकी फसल में समस्या पैदा करेंगे, बीमारियां फैलाएंगे और जो कीट हैं उसकी समस्या बनेगी। अतः आपके खेत के आसपास की जो मेड़ है और खेत के अंदर की जो भूमि है उसमें आपको खरपतवारों से मुक्त रखना, अच्छी तरीके से साफ रखना है ताकि आगामी समय में किसी भी प्रकार की जो कीटों की समस्या है वो ना आए। दूसरी बात आती है कि खेत में आपको पानी की सिंचाई करती रहनी है, क्योंकि ग्रीष्मकाल की समय है और ग्रीष्मकाल में टमाटर की जब हम खेती कर रहे हैं तो खेतों में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खेत में पानी की कमी हो गई तो निश्चित रूप से फूल गिरेंगे और पौधों की वानस्पतिक वृद्धि भी रुक जाएगी। और पौधों की वानस्पतिक वृद्धि एक समान बनी रहे, फूलों का अच्छा आकार आए, फलों का आकार भी अच्छा है, इसके लिए आपको समय समय पर पानी की सिंचाई करते रहना है। दूसरी बात आती है कि खेतों में पानी की भराव की स्थिति ना बने। तो और इसके बाद बात आती है कि हम फसल में जो हम नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं उसकी बहुतायत में मात्रा न दें, नहीं तो पौधों को वानस्पतिक वृद्धि तो बहुत अधिक आएगी, साथ ही साथ कीट व्याधियों की समस्या आएगी और दूसरी बात पौधों की गिरने की समस्या भी आएगी। तो अगर हम संतुलित मात्रा में उर्वरक दें तो निश्चित रूप से आपकी फसल की अच्छी पैदावार आएगी। इस प्रकार से आपने देखा कि आपके पौधों का अच्छा वानस्पतिक वृद्धि हो गई, फूलों का अच्छा आकार आ गया और प्रारंभिक स्थिति में इन सब चीजों को आपने देख लिया तो निश्चित रूप से आपके पौधों में फलों का आना भी अच्छा ही होगा। टमाटर की फसल में इस समय कुछ रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है, जो कि फसल की कोमल पत्तियों, टहनियों तथा फूलों से रस चूसकर फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आप इन कीटों का समय रहते नियंत्रण करें। वानस्पतिक वृद्धि में ये देखा गया है कि जब भी हमारे फूल आने की स्थिति आएगी या पौधों का विकास का स्थिति आएगी उस समय
रसचूसक कीटों की समस्या बहुतायत में देखी जाती है। और जब हम रसचूसक कीटों की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से आते हैं एफिड, जैसेट, माहू। ये ऐसे कीट हैं जो कि हमारी पत्तियों का रस चूसते हैं, साथ ही साथ जो फूल हैं उनका भी रस चूस लेते हैं। और जब ये रस चूसते हैं और प्रारंभिक स्थिति में तो ठीक है, लेकिन जब बहुतायत की स्थिति में बढ़ जाते हैं और बहुत अधिक कीट की संख्या बढ़ जाती है हमारी फसल में, तो ये रस को पूरी पत्तियों से, फूलों से चूस लेते हैं और पत्तियों का आकार भी सिकुड़ जाता है और उसमें जो क्लोरोफिल है वो भी नष्ट हो जाता है और जो फूलों का आकार या फूल सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की समस्या बनती है। सही समय पे रस चूसक कीटों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि खेत का निरीक्षण समय समय पर करें और जो हमारी रस चूसक कीट हैं उनके नियंत्रण के लिए हम नीम तेल का 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हमारी टमाटर की जो फसल है उस पर छिड़काव करें तो जो प्रारंभिक स्थिति में रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है उससे निजात मिलेगी। कई बार देखा गया है कि समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो आपको अंतिम विकल्प के रूप में रासायनिक जो दवाएं हैं उसमें इमेडाक्लोप्रिड दवा है, इसकी मात्रा लगभग 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप अगर टमाटर की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से रस चूसक जो कीट हैं उनसे निजात मिलेगी। फलन की अवस्था पर टमाटर की फसल में फल छेदक कीट अधिक नुकसान करता है और टमाटरों की गुणवत्ता खराब होने से बाजार भाव बहुत कम मिलते हैं जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इस कीट का शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करें। लेकिन जब देखते हैं कि आपके फल अच्छे आकार के आने लगे और फलों का आकार प्राप्त होने के साथ साथ उनका अच्छा विकास भी हो रहा है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि उसमें फली छेदक जो कीट है उनकी समस्या देती जाती है। टमाटर में आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद करके और उसमें फली छेदक जो हमारी इल्ली है वो उसमें टमाटर में छेद कर लेती है और टमाटर के अंदर घुस जाती है और ये मैगट अंदर अंदर रहकर हमारी जो टमाटर के जो फल हैं उनके अंदर बीस्टा भी छोड़ते हैं और कुछ दिनों में ये हमारा जो टमाटर जो है वो सड़ जाता है, अंदर से बदबू करने लगता है या खराब हो जाता है और इस प्रकार से ये पूरी टमाटर की फसल के जो हमारे फल हैं उनमें एक एक करके धीरे धीरे सारी फसल में छेद करते जाते हैं और फलों का नष्ट करते जाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी चने की इल्ली की समस्या आपके खेतों में दिख रही है तो आप प्रारंभिक स्थिति में ही इसका नियंत्रण करें। इसके लिए आप या तो खेतों के आसपास या खेतों के बीच में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। इससे इस बात का पता लगेगा कि आपके खेत के आसपास हमारी इल्लियां हैं, इनकी समस्या दिखाई दे रही है तो आप इनके रोकथाम कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में नीम के तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। जब समस्या बहुतायत में आपके खेत में दिखाई दे रही है और आपको रोकथाम करना है तो अंतिम विकल्प के रूप में आपको रासायनिक जो दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करना है। और जब हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे फल बड़े आकार के हैं या जो फल बड़े हो चुके हैं उन फलों को हमको खेतों से तोड़ाई कर लेनी है, फलों की तोड़ाई करनी है और उनको खेतों से बाहर कर लेना है। इसके बाद आप रासायनिक दवा के रूप में इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है उसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप टमाटर की फसल में छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जो फली छेदक जो इल्लियां हैं उनसे जो फलों को छेदते हैं उनकी समस्या से निजात मिलेगी। इस प्रकार से आप बताई हुई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए और इसका लाभ लें और आर्थिक रूप से लाभ कमाएं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन
देखने में आ रहा है कि प्रति वर्ष भूमि की जल स्तर में औसतन 1 से 4 मीटर तक की गिरावट हो रही है। इसलिए इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को वर्षा जल संग्रहित करके नलकूपों का पुनः भरण करना चाहिए, जिससे एक तो भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और दूसरा भविष्य में इस पानी का सदुपयोग कर हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई कैसे करें नलकूपों का पुनर्भरण, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं फलोद्यान केंद्र ईट खेड़ी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MS परिहार। जैसा कि आप जानते हैं, आज के परिवेश में जल की महत्ता को ठुकराया नहीं जा सकता और वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र में और बुंदेलखंड के ललितपुर में, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के दोनों बुंदेलखंडों में काफ़ी स्थिति खराब है पानी की हालत को देखते हुए। और स्थिति ये आ गई है कि रेलगाड़ियों से पानी पहुंचाया जा रहा है। आप लोगों से विशेष विनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाली बरसात में वर्षा जल का समुचित सदुपयोग कर और खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, जो पुरानी कहावत है, जो शासन के योजनाएं चल रही हैं, जो शासन की रीति नीति के हिसाब से डबरा डबरी, बलराम तालाब और दूसरी चीजें हैं, इसको मतलब जो है वो रोकना ही है। आइए अब बात करते हैं बोरवेल एवं नलकूप के जल भरण पर। वर्षा का पानी नलकूप में छोड़ना, इसको ही नलकूप का पुनः भरण कहते हैं। नलकूप के पास नाले अथवा वर्षा का पानी मोड़कर नलकूप में पुनः भरण किया जाता है। इसके लिए जो हमारे जो ट्यूबवेल खोदे गए हैं उनमें भी इस गर्मी में पानी की विशेष कमी महसूस की जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में 500 फुट तक जो ट्यूबवेल खोदे गए थे वो भी सूखने की कगार पे आ गए हैं या सूख गए हैं। और अगर पानी भी देते हैं तो मुश्किल से मतलब रात भर में जो पानी इकट्ठा होता है घंटे आध घंटे चलता है, फिर उन ट्यूबवेल में से हवा आने लगती है। इस किस्म के जो ट्यूबवेल हैं, चूंकि हम अगर उनको रिचार्ज करने का विधिवत प्रोग्राम बनाएं और ट्यूबवेल का जो गड्ढा हुआ है या जो केसिंग लगी है उसके इर्द गिर्द करीब करीब जो है वो 3 मीटर तक मतलब 10 फीट तक चारों तरफ से खुदाई करके, इसके उपरांत गड्ढे की ऊंचाई तक जो मुख्य पाइप होता है उसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पाइप के चारों तरफ 4 से 5 मिलीमीटर आकार के छेद करने वाली मशीन से छेद बना लेते हैं और जो पाइप के ऊपर छेद किए गए हैं उसके ऊपर चारों ओर नारियल इत्यादि से बनी रस्सी को बांध देते हैं। फिर इसके बाद जो पाइप के चारों ओर गड्ढा बना है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहले बड़े बड़े बोल्डर उसमें हम डालें, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा बोल्डर डालें, फिर उसके बाद थोड़ी रेत डालें और फिर उसके बाद जो है और छोटे बोल्डर डालें और फिर चारों तरफ से मतलब जो है वो ढलान बना के पानी का जो कैचमेंट एरिया है ढलान बना के और इस तरीके से करें कि जो जाके और ट्यूबवेल के इर्द गिर्द चारों तरफ का पानी एकत्रित होकर और ट्यूबवेल के इर्द गिर्द जो निचला स्थान है उसमें जाके और वो जो है वो पानी पहुंचना चाहिए। और उस केसिंग के चारों तरफ जो हमने मतलब जो क्षेत्र बनाया है, जो गड्ढा बनाया है, उस गड्ढे में जब वो पानी पहुंचेगा तो वो जो भी वर्षा जल है उसके अंदर उसमें जाता जाएगा, एकत्र होता रहेगा। और वर्षा का जो पानी बहकर आएगा वह पानी इस रेत या बजरी से छनकर फिर जो पाइप के चारों ओर रस्सी बांधी गई है उससे फिल्टर होकर साफ पानी नीचे नलकूप में चला जाएगा और इस प्रकार नलकूप का पुनः भरण हो जाता है। या अगर घर के आंगन में ट्यूबवेल है तो उसको अपने पूरी रूफ हार्वेस्टिंग करके छत का पूरा पानी एकत्र करके एक पाइप के द्वारा इस तरीके से करके ट्यूबवेल के चारों तरफ गड्ढा बना के और बड़े बड़े बोल्डर और रेत और मतलब वो लगा के और उसमें पूरा का पूरा पानी अगर आप छत का उतार देंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके ट्यूबवेल में रिचार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और जो मतलब जो है वो मार्च अप्रैल मई में जो ट्यूबवेल आपका सूख जाता था हर साल, वो ना सूख के आपको वर्ष भर भले ही थोड़ा थोड़ा पानी दे पर आपको वर्ष भर पानी देता रहेगा। तो साथियों, इस तरीके से ट्यूबवेल को रिचार्ज करके और आप लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में जो पानी की कमी आ रही है उसको पूरा कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई नए फल बाग को स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें इस समय बाग के रेखांकन, गड्ढे की तैयारी और प्रजातियों के चुनाव इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी वो जो पौधे रोपेंगे वो ठीक तरह से स्थापित हो सकेगी। इसलिए किसान भाई नए फल बाग को स्थापित किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी सिंह से। अगर आपको नए बागों की स्थापना करनी है, लगाने हैं, तो ये समय है। इस समय से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको आम का बाग लगाना है तो आम के बाग लगाने के लिए ये आप अवश्य देख लें कि आपके क्षेत्र विशेष में कौन सी आम की किस्म बहुत अच्छी चलती है। उसी किस्म के अच्छे पौधे किसी सरकारी संस्था या किसी विश्वसनीय नर्सरी से लें और उसके बाद आप खेत का चुनाव करें। खेत ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे कि बरसात का बहुत पानी रुकता न हो। देखिए भर तो जाता है लेकिन थोड़ी देर में निकल जाता है तो बहुत ठीक है। दूसरा, उस जमीन के अंदर किसी तरह की कीड़ा जैसे आपका दीमक आदि का प्रकोप न हो और आने जाने का रास्ता वहाँ सुगम हो। बाग की स्थापना से पहले 2-3 चीजें आप जरूर देख लें। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। ये रेखांकन निर्भर करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। अगर मान लो ज़्यादा फैलने वाली किस्म जैसे चौसा या लंगड़ा लगा रहे हैं तो उसके लिए पेड़ से पेड़ की दूरी 12 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर ही रखते हैं और ये बाग हम वर्गाकार विधि में लेआउट कर लेते हैं। तो अगर 12 मीटर पे आप लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपके लगभग 69 पेड़ आएंगे। उतने पेड़ आप लाके इनको लगा सकते हैं। अब जिस स्थान पर लगना है पेड़ वहाँ ये जो मई के महीने में ×1 मीटर का गड्ढा खोदना आवश्यक है। 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर उसका व्यास होना। इस गड्ढे में जब खोदते हैं तो इसमें एक काम करते हैं कि जो गड्ढे की ऊपर की आधी मिट्टी है इसको एक तरफ रखते हैं और नीचे की जो आधी मिट्टी है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है और जो नीचे से मिट्टी निकली है उसकी कुछ कम होती है। अब आपने इस तरह से सारे गड्ढे बना लिए तो जो नीचे की मिट्टी है उसमें उतनी ही मात्रा में आप गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटेशियम मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेते हैं और जब गड्ढा भरना शुरू करते हैं तो जो ऊपर से मिट्टी ली थी जो एक साइड में आपने रखी है उसको नीचे भरते हैं और ये जो मिक्सचर आपका बना है इसमें ऊपर भरते हैं। क्योंकि आप गोबर की खाद मिला रहे हैं तो इसमें संभावना ये भी हो सकती है कि दीमक पैदा हो जाए। लिहाजा
क्लोरोपाइरीफॉस की जो धूल आती है 100 ग्राम धूल हर गड्ढे के इस मिक्सचर में मिला लें और फिर गड्ढा भरें। गड्ढा भरते समय उसको अच्छी तरह से मिट्टी को ठोकते जाएं और जब जमीन की सतह के बराबर जब गड्ढा आ जाता है तो उससे लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची हम मिट्टी रखते हैं, क्योंकि जब पानी देते हैं, बरसात होती है तो ये मिट्टी बैठती है। लिहाजा आप इस तरह से सारे गड्ढे भर दीजिए मई के महीने में, और भरने से पहले लगभग आप 15-20 दिन गड्ढों को सूरज की रोशनी लगने दें, जिससे क्या है कि अगर किसी प्रकार का बीमारी का या किसी कीट का संक्रमण होगा उसमें ज़मीन में तो वो भी इस तपती धूप के कारण मर जाते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए बारिश हो जाती है तो जून में आप पेड़ लगा सकते हैं, और अगर बारिश नहीं भी होती तो हल्का सा एक पानी लगा दें और उसके लगाने के बाद जब मिट्टी बैठ जाए गड्ढों की तो गड्ढे के मध्य में आप पेड़ लगाएं। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि पेड़ से पेड़ लाइन में मिलना चाहिए, और किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो हर पेड़ मिलता दिखाई देगा, और वो तभी संभव है जब आप लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि सही दूरी पे लगे, सही स्थान पर लगे। अब मान लीजिए आपको लीची का बाग लगाना है। लीची का पेड़ बहुत ही धीरे बढ़ने वाला पेड़ है, तो इसको आम की तरह से हम नहीं लगा सकते। गड्ढा भी आम की तरह ही बनाएंगे, लेकिन इसकी दूरी हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 मीटर रखें लाइन से लाइन, और 8 मीटर अगर हम रखते हैं पेड़ से पेड़ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बिल्कुल वैसे ही पेड़ लगाएंगे जैसे कि हमने आम के लगाए थे। और ये ज़रूर आप देख लें, क्या आपका क्षेत्र लीची उत्पादन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि लीची के लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए लीची का बाग वहीं लगाएं। जैसे हमारे यहाँ पे ये जो तराई का इलाका है ये बहुत अच्छा है, आगे बिजनौर साइड में जाएं तो वहाँ अच्छी हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह लीची का बाग नहीं लगाया जाता जहाँ गर्मियों के समय में लू चलती है। और पानी की उपलब्धता कोई भी बाग लगाए बहुत आवश्यक है। अमरूद का बाग लगाते हैं तो अमरूद के बाग में देखिए बहुत साधारण सी बात है कि इसकी दूरी हम रखते हैं 5 मीटर या 6 मीटर लाइन से लाइन, और 5 से 6 मीटर हम पेड़ से पेड़ की दूरी। इसके लिए आप चाहें तो, क्योंकि ये 1 मीटर का गड्ढा खोदा नहीं जा सकता, तो आप लगभग आधा मीटर गहरा ही गड्ढा खोद लें, तब भी काम चल जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खेराज, जिला रीवा के कृषक अमित परमार ने। यह हरे चारे हेतु लगाई गई ज्वार की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो अमित परमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो इस हरे चारे के लिए जो ज्वार आपने लगा रखी है, इसके अंदर जरूरी है कि जो पहले प्रथम महीने में जब तक 30-35 दिन हो तब तक उसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे प्रदेश में पानी की कमी होने के कारण हरे चारे की समस्या होती है, जिसके समाधान के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार की चारा वाली फसलों की बुआई करते हैं। जिनमें अभी आपने ज्वार की फसल लगा रखी है, तो आप इसकी किस समय पर कटाई करें और अपने पशुओं को कैसे खिलाएं ताकि इसमें पाए जाने वाले कुछ हानिकारक तत्वों से पशुओं को बचाया जा सके, क्योंकि उसके अंदर प्रोसिक एसिड आता है जो यदि वो पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं की जान भी जा सकती है। इससे बचना चाहिए, और पानी पिलाने के बाद ही अब काट करके और फिर फसल खिलानी चाहिए पशुओं को। किसान भाइयों, ज्वार के साथ साथ जो है यदि इंटरक्रॉपिंग चंवला के साथ हरा चारा की 2 कतारें जो लेवें तो उससे क्या है कि चारे की गुणवत्ता की वृद्धि होती है। आपने इसके यदि मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी आदि मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के टाइम पे दे दी होगी। अभी जिन किसानों ने ज्वार की फसल लगा रखी है, वो इस फसल से अधिक हरा चारा उत्पादन हेतु
उर्वरकों का प्रयोग करें, तो खड़ी फसल में किस प्रकार से करें इनका प्रयोग, आइए जानते हैं। और इसके बाद फर्स्ट कटाई के बाद 1/4 और फिर सेकंड कटाई के बाद 1/4 दे करके पानी पिला करके और फिर नाइट्रोजन का स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरीके से बढ़वार अच्छी होगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, चारे के लिए जो है 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुआई के साथ वह 0.2% जिंक सल्फेट का छिड़काव बुआई के 15 व 30 दिन के बाद करते हैं, तो उससे कि जिंक और सल्फर की कमी नहीं आती है और वो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और पानी, किसान भाइयों, पानी जो है इसके अंदर जैसे मांग के आधार पर पानी पिलाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना। अभी गर्मी का मौसम है तो 7-8 दिन के अंदर इसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी पिलाते रहें। इस तरीके से किसान भाइयों, आप अपने पशुओं के लिए 3-4 कटाई करके और चारे की जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सकती है और पशुओं को हरा चारा की उपलब्धता करवा सकते हैं, जिससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए पपीता की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु सूरजमुखी की फसल में जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।